तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओवरऑल क्लासेस में। मैं हूं तुषार गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर 2 की फिजिक्स की, उसके पार्ट 4 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था, हमने प्रीवियस वीडियोस में काफी सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी जान लिया था और हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़ने के लिए उसकी भूमिका बना ली थी, जिसमें हमने मोमेंटम के बारे में जान लिया था। तो बेसिकली इस पार्ट में हम न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में जानने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि न्यूटन साहब ने हमें 3 लॉज दिए थे, जिसमें से फर्स्ट वाला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब बात कर रहे हैं सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ के बारे में जानना। अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। व्हेन टू बॉडीज, a heavy one and a light one, are acted upon by the same force for the same time, the light body attains a higher velocity than the heavy one, but the momentum gained by both the bodies is the same। मतलब बेसिकली क्या बात लिख रही है, ये लिख रही है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास ज्यादा है और एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा है और एक का मास कम है, अगर हम उन दोनों बॉडीज पर फोर्स लगा रहे हैं किसी सेम टाइम पर, सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो जो हमारी लाइट बॉडी जो होगी, लाइट मास वाली जो बॉडी होगी, वो हाइयर वेलोसिटी अटेन करेगी एज कंपेयर टू द हैवियर वन। बट जो मोमेंटम होगा दोनों बॉडीज का वो सेम होगा। मोमेंटम दोनों बॉडीज का सेम होगा, बट जो हमारी लाइट मास वाली जो बॉडी है वो हाइयर वेलोसिटी अटेन कर लेगी एज कंपेयर टू द हैवियर वन। तो ये जो लिंक है फोर्स और मोमेंटम के बीच का, ये जो लिंक है फोर्स और मोमेंटम के बीच का जो लिंक है, ये हमें कौन डिफाइन करता है? न्यूटन का सेकंड लॉ हमें यही डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? लिंक बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन की सेकंड लॉ की डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि पेपर में तो हमें डेफिनेशन लिख के आनी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो हमारा मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी अप्लाइड फोर्स के, और जो हमारा मोमेंटम होता है वो उसी की डायरेक्शन में होता है। किसकी डायरेक्शन? फोर्स की ही डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम लगता है, वर्क करता है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए जैसे कि एक बॉल आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसका मास हमने मान लिया m, इसका मास मान लिया m, और इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली u। तो इसका जो मोमेंटम होगा p बराबर कितना आ गया? mu आ गया। p इज इक्वल टू mu आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली हमने क्या किया, एक बॉल ली जिसका मास m ही है, बट हमने उसमें क्या किया, एक फोर्स लगाया t टाइम के लिए। क्या लगाया? एक फोर्स लगा रहे हैं t टाइम के लिए, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u थी वो चेंज होकर v हो गई, क्योंकि मास तो दोनों बॉल का सेम ही है ना। तो हम यही मान सकते हैं जो ऊपर बॉल थी वही नीचे बॉल है, बस हमने इसमें नीचे वाली में क्या किया, एक फोर्स लगा दिया है। नीचे वाली में हमने एक फोर्स लगा दिया, जिस कितने टाइम के लगाया? टी टाइम के लिए लगाया है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम वी हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है, फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है वी एज कंपेयर टू यू। ठीक है, तो अब मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? पहले मोमेंटम एम यू था, अब मोमेंटम एम वी है। तो मोमेंटम एम वी माइनस एम यू होगा, नहीं होगा? एम वी माइनस एम यू ही तो होगा। और ये काम कितने टाइम टेकन में हुआ? ये वेलोसिटी को कितना टाइम लगा इस काम को करने के लिए? टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा है, अभी हम पिछली स्लाइड में देखा था कि फोर्स प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के चेंज अपॉन टाइम टेकन के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू उठा के रख दी चेंज इन मोमेंटम की। यहाँ से ये जो वैल्यू है चेंज इन मोमेंटम की एम वी माइनस यू, ये हमने यहाँ पे रख दिया एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब एम को कॉमन लेंगे तो वी माइनस यू अपॉन टी बचेगा। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो बट v माइनस यू अपॉन टी रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम विच इज नोन एज एक्सेलरेशन। हमने इससे पहले चैप्टर जो पढ़ा है मोशन, उसमें हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में जाना था। हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे यही बात तो लिख रही है v माइनस यू अपॉन टी, वेलोसिटी में तो चेंज हो रहा है, तो इसको हम a भी तो बोल सकते हैं, इसको हम a भी तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बताइए दोस्तों। एफ प्रोपोर्शनल था एम वी माइनस यू अपॉन टी के, तो हमने यहाँ पे इस पूरे की जगह क्या पुट कर दिया? ए पुट कर दिया, वेयर ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी है। ठीक है, thus the force acting on a body is directly proportional to the product of the mass of the body and acceleration produced in the body by the action of the force and it acts in the direction of acceleration। बेसिकली क्या बात है? बेसिकली बात यह है कि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट के, मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है हमारी अप्लाइड फोर्स।
ठीक है, और किस डायरेक्शन में होगी, उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन लगा रहा होगा। जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी फोर्स भी वर्क कर रही है। ठीक है, द रिलेशन कैन बी टर्न इनटू एन इक्वेशन बाय पुटिंग इन अ कांस्टेंट के। हम इसमें ना जहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनल का साइन है उसे हटा के हम यहाँ पे के कांस्टेंट रखेंगे, जहाँ पे के कांस्टेंट है और हम के की वैल्यू यहाँ पे 1 मानेंगे, के की वैल्यू 1 मानेंगे क्योंकि हमें ऐसा यूनिट निकालनी है। ठीक है, F इक्वल्स टू एम क्रॉस ए, ये हमारा फॉर्मूला है, जहाँ पे F जो है फोर्स है, m हमारा मास है और a हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेथड ऑफ मेजरिंग द फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। F इज इक्वल्स टू एम ए, यहाँ से एक हमारा नया फॉर्मूला डिराइव हो गया, F इज इक्वल्स टू एम ए। जब हम नेक्स्ट वीडियो हम जब देखेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स देख रहे होंगे, तो उन न्यूमेरिकल्स में हम इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे, F इज इक्वल्स टू एम ए, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से हमें निकल के आया है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट द इक्वेशन एज a इक्वल्स टू f अपॉन m। हम यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, a इज इक्वल्स टू f अपॉन m से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, f इक्वल्स टू ma से हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। बेसिकली क्या बात है कि जो हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन, और फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, ये जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना कम मास। अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दो ट्रक है, एक छोटा ट्रक है एक बड़ा ट्रक है। ठीक है, अब इसका ट्रक का मास लेस है, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा लगेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। अब सिमिलरली यहाँ पे बड़ा ट्रक जो है इसका मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन इस पे कम एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकता है, व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, तो हम उसका आंसर जानते हैं। और उससे पहले एक बात जो मैं हर स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, हर पार्ट में आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर के, कि ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की, न्यूटन। तो मैं यहाँ भी आपको बताना नहीं बोलूंगा, ऐसा यूनिट क्या है हमारी फोर्स की, न्यूटन है। ठीक है, अब 1 न्यूटन फोर्स क्या चीज होती है? ए न्यूटन इज दैट फोर्स व्हिच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इट। मतलब बात इतनी सी है, हमने लगाया एक फोर्स 1 kg मास वाली बॉडी पर, हमें नहीं पता वो फोर्स कितना है, बस हम एक फोर्स लगा रहे हैं 1 kg वाली बॉडी पर जिसका मास 1 किलो है, और हमने देखा कि उस बॉडी ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है बॉडी भाई लोग? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस कर रही है, बॉडी का मास है 1 किलोग्राम। तो इस कंडीशन में जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम है 1 न्यूटन फोर्स। मतलब कि 1 किलो की बॉडी पर अगर हमने कुछ फोर्स लगाया और उस फोर्स ने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया, तो उस टाइम वो न्यूटन फोर्स कितना होगा? वह न्यूटन फोर्स होगा 1 न्यूटन फोर्स। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि 1 न्यूटन फोर्स क्या होती है। तो अगर आप पेपर में आता है तो आपको ये जो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसी को आपको 2 कॉपी पेपर में लिख के आ जाना है, क्योंकि ये मोस्टली आपसे 1 या हार्डली 1 या 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, वी हैव F इक्वल्स टू m क्रॉस, ये फॉर्मूला हमें कहां से मिला है? न्यूटन सेकंड लॉ से हमें ये फॉर्मूला मिला है। ठीक है, पुटिंग m इज इक्वल्स टू 1 kg एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F बिकम्स 1 न्यूटन। आप रख के देख लीजिए, F बराबर m की वैल्यू 1 है, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन कितना है हमारा? 1 है, तो 1 क्रॉस 1 कितना आ गया? 1 आ गया, तो फोर्स कितनी जनरेट हुई? 1 न्यूटन फोर्स जनरेट हो रही है। ठीक है, सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम क्रॉस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, note, if minus sign comes with the force, it will indicate that the force is acting in a direction opposite to that which the body is moving, just as the force of friction acts in the direction opposite to that of the moving body. अब बात सुनिए, मान लीजिए आप कैलकुलेशन करने बैठे, आपकी फोर्स आ गई, माइनस साइन आगे आ गया फोर्स में। अब आप कहोगे भाई माइनस में फोर्स तो लगेगी नहीं। फोर्स माइनस में तब लगेगी, फोर्स का माइनस में लगने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जिस तरफ फोर्स लगा रहे हो बॉडी उससे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अगर बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है, बॉडी जा रही है ईस्ट की तरफ, आप फोर्स लगा रहे हो वेस्ट की तरफ, आप फोर्स लगा रहे हो वेस्ट की तरफ, बॉडी जा रही है ईस्ट की तरफ, तो साइन हमेशा माइनस का आएगा, साइन हमेशा माइनस का आने वाला है। ये फोर्स कौन सी होगी? जो अब मैं जैसे आपको मैं बता रहा था कि अगर बॉडी ईस्ट में जा रही है, आप वेस्ट में लगा रहे हो, तो अपोजिट फोर्स है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हम इस फोर्स को बोल सकते हैं। ठीक है,
जस्ट एज द, जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, इसी का एक एग्जांपल मान लो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मूविंग बॉडी। अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। जैसा कि आपने देखा है कि हमारी पहली एप्लीकेशन है, क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। मतलब कि ये कह रहा है कि जब हमारा जो क्रिकेटर या फील्डर होते हैं, या आपने ऐसा टीवी में देखा होगा, या आप खुद क्रिकेट अगर खेलते हो, क्रिकेट लवर हो, तो आपको ये बात पता होगी कि अगर हम बॉल को कैच कर रहे हैं तो हम बॉल को सिर्फ ऐसे कैच नहीं करते, हम बॉल को अपने हैंड्स को पीछे की तरफ ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए करते हैं हम क्योंकि द फील्डर मूव्स बैक हिज हैंड ग्रेजुअली on catching the fast cricket ball to reduce its momentum more gently, जिससे कि उसका मोमेंटम इजीली कम हो जाए। मोमेंटम को कम करने के लिए हम अपने हैंड्स को पीछे ले जाते हैं, जैसा कि हमने टाइल्स वाली उसमें देखा था, जो हमने मोमेंटम वाला पार्ट देखा था, इससे पहला पार्ट थर्ड देखा था जिसमें हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो काइंडली आई बटन पे जाकर पहले उसे देख लीजिए, जिससे कि आपको इसकी एप्लीकेशंस इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि इन एप्लीकेशंस में मेनली यूज हमारा मोमेंटम का हो रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। अब जैसा कि ये है, दिस इज व्हाट कैन हैपन इफ पैसेंजर्स डू नॉट वियर सीट बेल्ट व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ कार एंड द कार स्टॉप सडनली ड्यू टू एन एक्सीडेंट। ऐसा क्या होता है जब हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं? ऐसा क्या हो रहा है उस वक्त जिस वक्त हम सीट बेल्ट नहीं लगा रहे और हमने सडनली ब्रेक्स लगाते हैं, तो एक्सीडेंट क्यों होता है? एक्सीडेंट क्यों हो जाता है जब हम सडनली ब्रेक लगाते हैं? हमारा फेस जो है स्टीयरिंग व्हील पर क्यों जाके लग जाता है? The large force on the body of passengers produced by rapid decrease in momentum can throw the passenger forward violently causing serious injuries। इसका रीजन ये है कि अगर मान लो हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है और हम भाई चले जा रहे हैं, जब हम चल रहे होते हैं, कार में बैठे हुए हैं, हम चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और हम अगर सडनली ब्रेक्स लगाते हैं तो हमारी बॉडी क्या है? वो बॉडी भी मोशन में है। सेम हमने जो न्यूटन फर्स्ट लॉ में इनर्शिया जाना था, हमारी बॉडी किस में है? मोशन में है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी, हम वो रेस्ट में ना आए। जब वो रेस्ट में नहीं आने चाहती, बट हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मोमेंटम क्रिएट हो चुका है मोशन में होने की वजह से, जब मोशन में होने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मोमेंटम क्रिएट हो गया है, अब हम उसको सडनली ब्रेक्स लगा के डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। सडनली मिनिमम टाइम में हम उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स हमारी बॉडी एक्सर्ट करती है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है हमारी बॉडी, प्रोड्यूस कर देती है मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से हम पैसेंजर जो आगे की तरफ वॉलेंटली फॉरवर्ड हो जाते हैं और उनके इंजरीज हो जाती है। सीरियस इंजरीज होने के यही कारण होते हैं कि एक्सीडेंट में जो कि चोट लग जाती है। इसीलिए कहते हैं कि वियर सीट बेल्ट व्हेन ड्राइविंग कार। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने जान लिया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब हम इसकी अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम जानेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।